Assalamu alaikum class. Today we will discuss nervous system of mammals. Nervous system. Nervous system controls and coordinate all body functions. Function of nervous system: sensory functions, integrative function and motor function. First of all, sensory function. Nervous system uses its millions of sensory receptors to monitor changes occurring both inside and outside of the body. These changes are called stimuli and the gathered information is called sensory input. नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन है इसका सेंसरी फंक्शन, कि हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या इनसाइड द बॉडी कोई भी चेंज अगर होता है तो वो चेंज क्या कहलाता है? स्टिमुलाई. तो नर्वस सिस्टम के जितने भी सेंसरी रिसेप्टर्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं वो उस चेंज को डिटेक्ट करते हैं और फिर वो मैसेज न्यूरॉन्स के थ्रू जो है वो CNS में हमारे नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाता है. तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे कि ये जो इंफॉर्मेशन है वो क्या कॉल्ड एज सेंसरी इनपुट. आफ्टर द सेंसरी इनपुट रीच टू द नर्वस सिस्टम और ब्रेन. नेक्स्ट द integrative function. The nervous system processes and interprets the sensory input and makes decision about what should be done at each moment, a process called integration. इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो भी सेंसरी न्यूरॉन्स या सेंसरी इनपुट नर्वस सिस्टम तक पहुंचा है तो फिर उसके बाद नर्वस सिस्टम में इंटीग्रेशन का प्रोसेस होता है कि जो मैसेज आया है उसके रिस्पॉन्स में क्या करना है, बॉडी का क्या फंक्शन अब परफॉर्म करना है एज अ रिस्पॉन्स. मोटर फंक्शन. द नर्वस सिस्टम देन सेंड्स इंफॉर्मेशन टू मसल्स, ग्लैंड्स एंड ऑर्गन्स इफेक्टर्स so they can respond correctly, such as muscular contractions and glandular secretions. पहले मैसेज जो है वो सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू नर्वस सिस्टम तक पहुंचता है, उसके बाद ब्रेन में उसकी इंटीग्रेशन होती है एंड आफ्टर दैट मोटर न्यूरॉन्स, मोटर फंक्शन जिसको हम कहते हैं, उसके थ्रू हमारा नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स क्रिएट करता है. वो रिस्पॉन्स क्रिएट किस तरह होगा? हमारे मसल्स कोई फंक्शन परफॉर्म करेंगे या ग्लैंड्स जो है वो अपनी सिक्रीशंस, हार्मोन्स रिलीज़ करेंगे, या ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑर्गन्स, या हमारी बॉडी की जो मूवमेंट है, ये सारा कुछ इन्वॉल्व होता है रिस्पॉन्स में. तो रिस्पॉन्स होता है अकॉर्डिंग टू द सेंसरी इनपुट. जैसी सेंसरी इनपुट हमारा स्टिमुलाई होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा नर्वस सिस्टम फिर रिस्पॉन्स क्रिएट करता है थ्रू मोटर फंक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम. जो हमारा पूरी बॉडी का नर्वस सिस्टम है मैमल्स के अंदर, ये फर्दर अब उसकी क्लासिफिकेशन है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम जो है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है CNS एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS. फर्स्ट ऑफ ऑल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ब्रेन. द ब्रेन आर स्ट्रक्चर that process information composed of interneurons and glial cells. Second is the spinal cord, a structure that transmits information consisting of a thick bundle of nerve tissue that carries information about the body to the brain and from the brain to the body. तो हमारे नर्वस सिस्टम का पहला जो पोर्शन है जिसको डिवाइड किया गया है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इसके दो कंपोनेंट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, एक ब्रेन एंड सेकंड वन इज़ द स्पाइनल कॉर्ड. इस डायग्राम में आप डिवीजन देख सकते हैं कि पूरी बॉडी में जो हमारे नर्वस सिस्टम की डिवीजन है उसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड constitute our central nervous system and the network of the nerve. ये नर्व का जो पूरी बॉडी में एक नेटवर्क है, गैंग्लियन नर्व्स, ये क्या बनाते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. और इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली में नर्व क्या है, कि नर्व के अंदर न्यूरॉन्स का बंडल होता है. न्यूरॉन क्या है? नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है इसमें न्यूरॉन्स.
तो जब हम ब्रेन में बात करते हैं तो न्यूरॉन की बात करते हैं, लेकिन जब वो न्यूरॉन हमारी पूरी बॉडी में एक नेटवर्क की फॉर्म में है तो वो बंडल के अंदर होती हैं, और एक बंडल के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। उसमें एक पूरे बंडल के अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स भी होती हैं, मिक्स्ड भी होती हैं और मोटर भी होती हैं। तो इस वजह से हम आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब भी न्यूरॉन्स की बात करते हैं तो हम उनको नर्व्स का नेम देते हैं। और द ब्रेन जो है उसके अंदर इंटर न्यूरॉन्स हैं। इंटर न्यूरॉन्स का फंक्शन ये होता है कि सेंसरी न्यूरॉन्स हैं या मोटर न्यूरॉन्स वो जो है वो किसी बॉडी के ऑर्गन मतलब मसल्स में भी उनका सिनेप्टिक क्लेफ्ट बन सकता है, लेकिन जो इंटर न्यूरॉन्स होती हैं वो मैसेज कन्वे करती हैं एक न्यूरॉन की सेल बॉडी से दूसरे न्यूरॉन की सेल बॉडी में ही उनका ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज होता है। तो वो क्या कहलाते हैं? इंटर न्यूरॉन्स, और ये सिर्फ जो है वो ब्रेन में पाई जाती हैं। उसके बाद है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या होता है कि मैसेज हमारी बॉडी में कोई भी जो है एक्सटर्नल स्टिमुलाई को डिटेक्ट किया है या इनसाइड द बॉडी कोई भी ग्लैंड फंक्शन कोई भी चेंज आया है, कोई भी स्टिमुलस है, तो उसको डिटेक्ट करके ये जो स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स होती हैं ये मैसेज लेकर जाती हैं ब्रेन में, और ब्रेन इंटरप्रिटेशन के बाद जो रिस्पॉन्स ऑर्डर करता है जो भी उसमें मैसेज होता है फिर वो मोटर न्यूरॉन्स के साथ जो है वो CNS से फिर बाद में पूरी बॉडी में उसको कन्वे कर देते हैं। तो ये स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन है कि मैसेज लेकर आता है ब्रेन में और ब्रेन से मैसेज लेकर जाता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सेकेंड पोर्शन है नर्वस सिस्टम का, जो डिवीजन है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन एंड सेंड कमांड्स containing nerves that extend to and from the spinal cord and are divided into afferent nerves and afferent nerves. ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या है कि ये इंफॉर्मेशन को और कमांड्स जो भेजी गई हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से या जो भी मैसेज डिटेक्ट करते हैं इनके अंदर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, ये नर्व्स पे मैंने पहले ही बात की है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम न्यूरॉन्स का नेम दे देते हैं, लेकिन जब वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम बात करते हैं तो हम स्पेसिफिकली नर्व्स का वर्ड यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें जो है वो एफरेंट और एफरेंट नर्व्स यूज़ होंगी। तो और ये जो है इसकी फर्दर डिवीजन क्या है कि एफरेंट नर्व्स that collect sensory information from the body and transmit to the CNS. Afferent nerves are also sometimes called sensory nerves. तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात हमने की है कि पूरा नेटवर्क है बॉडी में, तो जो नर्व्स हमारी बॉडी से फ्रॉम द बॉडी एंड ट्रांसमिट टू द CNS, ये पूरा ब्लू कलर की जो पूरे नर्व्स का नेटवर्क है इनमें से कुछ नर्व्स ऐसी होंगी जो कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई या हमारी बॉडी के अंदर कोई भी कहीं ऑर्गन में या हार्मोन्स में कोई भी मैसेज चेंज हुआ है उसको डिटेक्ट करके वो जो मैसेज हमारे ब्रेन तक लेकर जाएंगी वो होंगी सेंसरी नर्व्स, या हम उनको एफरेंट का नेम देंगे। ठीक है, एफरेंट नर्व्स। उसके बाद है एफरेंट नर्व्स, ये ई से है, ई फॉर एग्जिट याद रखने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि एग्जिट हो रही है मीन्स कि वो अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो मैसेज लेकर पूरी बॉडी में आगे जाती हैं या मोटर नर्व्स हम उनको कहते हैं, तो वो दैट कैरी कमांड्स फ्रॉम द CNS टू द बॉडी। एफरेंट नर्व्स आर ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड एज मोटर नर्व्स, जो ब्रेन से मैसेज बॉडी में लेकर जाएंगी और टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी कॉल्ड एज मोटर नर्व्स, और जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से मैसेज ब्रेन तक लेकर जाएंगी कॉल्ड एज सेंसरी नर्व्स। तो ये है बेसिक डिवीजन हमारे नर्वस सिस्टम की, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकंड वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जस्ट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड की जो भी स्ट्रक्चर है वो हमारी इंक्लूड होगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, लेकिन उसके बाद जो भी पूरी बॉडी के अंदर नर्व्स का नेटवर्क है वो कनेक्टेड है स्पाइनल कॉर्ड के साथ। तो जो लेकर जाती हैं सेंसरी नर्व्स और जो ब्रेन से मैसेज लेकर आती हैं टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी मोटर नर्व्स constitutes our peripheral nervous system. Components of central nervous system. Number 1, brain. The brain is the part of the central nervous system that is contained in the cranial cavity of the skull. Skull also called as cranium. In this picture you can see this is the outer protective structures. इसमें सबसे पहले है this is cranium, and after that 3 layers of the brain called as meninges. First layer is this one is the first layer called as dura mater, and the second one middle layer is called as arachnoid, and last one is the pia mater.
और ये जो लेयर्स हैं ये स्पाइनल कॉर्ड में भी इसी सीक्वेंस के साथ लेयर मौजूद होती हैं, कॉल्ड एज मेनिंजीज. The brain floats in a fluid called cerebrospinal fluid CSF, act as cushion and shock absorber. ये कैविटी और उसके बाद ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसके बाद ब्रेन में जो है एक्सटर्नली फ्लूइड मौजूद होता है जिसके अंदर ब्रेन फ्लॉट करता है या पोजीशन उसकी मेंटेन रहती है. तो और ये जो CSF है ये इसको शॉक एब्जॉर्बर है, मीन किसी किस्म के अटैक या प्रेशर से इसको प्रिवेंट करता है. The fluid filled cavities in the center of the brain called ventricles which also contains CSF. ब्रेन में कुछ कैविटीज़ होती हैं और also called as chambers जो कि वेंट्रिकल्स कहलाते हैं. इस पिक्चर में जो है वो वेंट्रिकल्स शो किए हुए हैं. ये कैविटीज़ जो है वो ब्लू कलर से शो की हुई हैं कि इसमें लेटरल वेंट्रिकल है और फोर्थ वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल. तो इस तरह से इसके अंदर 4 वेंट्रिकल्स होते हैं या चैम्बर्स हैं जिनके अंदर भी ये CSF मौजूद होता है. दिस इज़ द एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ द ब्रेन. The brain is organized with white matter myelinated axons toward the inside of the brain and gray matter unmyelinated axons and cell bodies on outside of the brain. ब्रेन के कुछ पार्ट्स की डिवीजन हुई है ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूरॉन. दीज आर द माइलिनेटेड न्यूरॉन जिसके ऊपर जिन न्यूरॉन्स के ऊपर कवरिंग होती है इस प्रोटेक्टिव माइलिन शीट की, कॉल्ड एज माइलिनेटेड न्यूरॉन, एंड दीज आर प्रेजेंट इनसाइड of the brain and the portion called as white matter of the brain. And this is the non myelinated neuron. जिस न्यूरॉन पर ये माइलिनेटेड शीट की कवरिंग नहीं होती, called as non myelinated neuron, and this portion is outside the brain. In this diagram you can see this the gray matter. ये पेरिफेरल रीजन होगा ब्रेन का जहाँ पर नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं, एंड द इनर साइड कॉल्ड एज वाइट मैटर एंड कंटेनिंग द माइलिनेटेड न्यूरॉन. दिस वन. द ग्रे मैटर रिप्रेजेंट्स द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सेंटर्स ऑफ द ब्रेन and white matter represents the networking between these processing centers. ग्रे मैटर के अंदर जितने भी ये फोर ब्रेन का पोर्शन होता है इसमें प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं, और जो इसका इनसाइड ग्रे मैटर है वो इन जितने भी प्रोसेसिंग सेंटर्स होते हैं ब्रेन के उनको आपस में कनेक्ट करवाती है. These processing centers include the cerebrum and the cerebral cortex, the diencephalon. All these parts are the forebrain, the cerebellum and the brain stem. ये जो है ये cerebellum and brain stem are the parts of hind brain. Further described below in the structure, this is the cerebral hemisphere forebrain. और diencephalon जो होता है forebrain का parts उसके अंदर सारे hormones आ जाते हैं, hypothalamus, thalamus और pineal gland, pituitary gland. आफ्टर दैट द cerebellum hind brain का पोर्शन है, और ब्रेन स्टेम के अंदर जो है वो मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये सारे हाइंड ब्रेन्स के पोर्शंस आ जाते हैं. एंड दिस इज़ द डिवीजन ऑफ द ब्रेन ऑन द बेसिस ऑफ द पार्ट्स, एंड दिस इज़ द डिवीजन ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर ऑन द बेसिस ऑफ द माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन द ब्रेन. Forebrain, the first part of the brain, forebrain. The cerebrum and the cerebral cortex make up the majority of the human brain. The outermost part of the cerebrum is a thick piece of nervous system tissues called the cerebral cortex. This is the thick part of the nervous system of forebrain. ये है cerebral cortex, forebrain का पोर्शन है, और ये बहुत ज़्यादा फोल्डेड पोर्शन है और इस वजह से ये थिक होता है. एंड इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, cerebral cortex. The cerebral cortex is made up of 2 hemispheres, right and left. ये cerebral cortex जो है divided into 2 parts called as right hemisphere
ये देख सकते हैं इसमें ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसकी डिवीजन हुई हुई है राइट साइड पर जो है वो राइट हेमिस्फीयर्स एंड द लेफ्ट हेमिस्फीयर्स. The two hemispheres are joined by a thick fiber bundle called the corpus callosum, which connects the two hemispheres and allow the informations to be passed from one side to the other. ये राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर्स के सेंटर में एक पोर्शन है थिक फाइबर्स बंडल का कॉल्ड एज कॉर्पस कैलोसम. ये इनको आपस में कनेक्ट करता है और इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र करता है. The cerebral cortex is divided into 4 lobes: frontal, parietal and temporal occipital lobe. In this picture showing the lobes, first of all the frontal lobe. This is the frontal lobe. It is present just above the eyes. फ्रंटल लोब जो है इसकी लोकेशन ब्रेन में अबव आइज़ है और इसके अंदर जो इसके फंक्शंस में है इसमें ऑल्फैक्टरी बल्ब होता है जो कि स्मेल प्रोसेसिंग पोर्शन है, सेंटर होता है ऑल्फैक्टरी बल्ब जो कि स्मेल को डिटेक्ट करता है. और इसके अलावा ये फ्रंटल लोब जो है वो स्पीच में, डिसीजन मेकिंग और बॉडी मूवमेंट्स पे भी इन्वॉल्व है. आफ्टर दैट द पैरिटल लोब, इट इज़ प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द ब्रेन, टॉप एरिया पर होता है ये. और इसके फंक्शंस ये हैं कि ये स्पीच में, रीडिंग में और सेंसेशन लाइक टच, पेन, प्रेशर, हीट एंड कोल्ड इन सब को डिटेक्ट करता है. और इसके अलावा इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन पैरिटल लोब का ये है कि ये प्रोपायोसेप्शंस मीन हाउ बॉडी पार्ट्स आर ओरिएंटेड इन दिस स्पेस, हमारी बॉडी की लोकेशन को, पोजीशन को मेंटेन करता है. थर्ड वन इज़ द ऑसिपिटल लोब. ऑसिपिटल लोब इट इज़ प्रेजेंट एट द बैक साइड ऑफ द ब्रेन और इसका जो रोल है बहुत ज़्यादा विजन में इसका रोल है, विजन में, और इसका रिकॉग्नाइजिंग और आइडेंटिफाइंग द वर्ल्ड मीन्स कि ये जो भी हम देखते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू आवर विजन, तो इसको कंट्रोल करता है ऑसिपिटल लोब. After that, final lobe is the temporal lobe. This is the temporal lobe and it is present at the base of the brain. और इसका जो रोल है वो टेम्पोरल, क्योंकि हमारे अगर इसकी लोकेशन देखें तो स्कल के जहाँ पर ईयर की पोजीशन होगी ये वहाँ पर मौजूद है, तो इस वजह से इसका रोल भी प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रेटिंग दी साउंड है. ये साउंड को जो है वो सेंटर ब्रेन का ये टेम्पोरल लोब जो साउंड को प्रोसेस करता है और इंटरप्रेट करता है. इसके अलावा इस टेम्पोरल लोब में एक पार्ट है ब्रेन का कॉल्ड एज हिप्पोकैम्पस, वो भी यहीं पर मौजूद होता है जिसका फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ द न्यू मेमोरीज एंड लर्निंग. तो ये जो सारे लोब्स हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स के, इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं एंड कलेक्टिवली हम कह सकते हैं कि ऑल द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय दीज frontal, parietal, occipital and temporal lobe called as the functions of forebrain. Number 2, midbrain. Originally the midbrain coordinates the visual input. It also took the function of tactile and hearing. The roof of the midbrain is called as optic tectum. It is thickened region of the gray matter. Midbrain, this is the midbrain and as it is called as the thickened region of the gray matter means inside रीजन जो है जहाँ पर नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं, तो वो रीजन क्या कहलाता है? मिड ब्रेन. एंड इसके फंक्शंस हैं विजन में रोल प्ले करता है, इसके अलावा हेयरिंग एंड टेक्टाइल मीन स्किन के जो रिसेप्टर्स हैं उसमें भी मिड ब्रेन रोल प्ले करता है. थर्ड वन इज़ द हाइंड ब्रेन. द सेरेब्रम सिट्स एट द बेस ऑफ द ब्रेन on top of the brain stem. The cerebellum controls balance and aids in coordinating complex movements and learning new motor tasks. Cerebellum इसकी लोकेशन क्या है? It is at the base of the brain और functions हैं इसके balance में, movement में and new learning motor tasks. जो भी spinal cord से message आएगा motor में तो उसको और सेंड करना रिस्पॉन्स, इट इज़ द फंक्शन ऑफ द सेरिब्लम. सेरिब्लम, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द हाइंड ब्रेन. सेरिब्लम जो हमने डिस्कस कर लिया, उसके बाद पॉन्स एंड मेडुला. दिस इज़ द पॉन्स and this is the medulla. Medulla next extends to the spinal cord and it is the bridge between the brain and the spinal cord.
इसके फंक्शन क्या है? द ब्रेन स्टेम कंट्रोल सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग alertness, arousal, breathing, blood pressure, digestion, heart rate, swallowing, walking and sensory and motor information integration. तो ये सारे फंक्शन हैं हाइंड ब्रेन के. Compared to other vertebrates, mammals have exceptionally large brains for their body size. एज़ कम्पेयर टू अदर वर्टिब्रेट्स, मैमल्स जो है उनके अंदर जो ब्रेन का साइज़ है वो बड़ा है और ये बहुत ज़्यादा इनके अंदर एडवांस्ड करैक्टर है ब्रेन का. An entire alligator's brain, for example, would fill about 1.5 teaspoon. This increase in brain to body size ratio is especially pronounced in apes, whales and dolphins. तो अगर हम बात करें एलिगेटर की तो उसका ब्रेन साइज, उसकी बॉडी देखें इज़ अ लार्ज साइज ऑफ द बॉडी, बट उसके ब्रेन में क्या है, कैन फिल जस्ट हाफ टी स्पून. तो इसके हवाले से अगर हम वर्टिब्रेट्स जो हैं बाकी मैमल्स को देखें तो उसमें एप्स हैं जिसके अंदर गोरिल्ला, चिंपैंजीज, वेल्स एंड डॉल्फिन्स, और मैमल्स में मोस्टली प्राइमेट्स के अंदर ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं. तो इनके ब्रेन का साइज़ अगर बॉडी के साथ रेशो की जाए एज़ कम्पेयर टू अदर वर्टिब्रेट्स बॉडी साइज एंड देयर ब्रेन रेशो, तो मैमल्स में ये बहुत ब्रेन का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू अदर वर्टिब्रेट्स. वाइल दिस इंक्रीज इन ओवरऑल ब्रेन साइज doubtlessly played a role in the evolution of complex behaviors unique to mammals. Scientists have found a relationship between the relatively high surface area of the cortex and the intelligence and complex social behaviors exhibited by some mammals. ब्रेन साइज के बड़े होने की वजह से और सेरेब्रल कॉर्टेक्स का सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से मैमल्स की जो इंटेलिजेंसी है और सोशल बिहेवियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं एज़ कम्पेयर टू अदर वर्टिब्रेट एनिमल्स. This increased surface area is due in part to increased folding of the cortical sheet, more sulci and gyri. This is the structure of the mammal's brain, human brain. तो इसके अंदर वो बात करते हैं कि इनका cerebral cortex का, this is the cerebral cortex, ठीक है, ये जो फोर ब्रेन का पार्ट है लार्जेस्ट पार्ट cerebral cortex, ये ह्यूमन में शो किया हुआ है यहाँ पर भी. तो इसको अगर वो कहते हैं कि इसका साइज़ जो है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स का बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया हुआ है एज़ कम्पेयर टू अदर वर्टिब्रेट्स लाइक रेप्टाइल्स, एम्फिबियंस, फिशेस, बर्ड्स. तो मैमल्स में ये साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है सेरेब्रल कॉर्टेक्स का. और ये सरफेस एरिया क्यों इंक्रीज किया हुआ है? मोर सल्काई एंड गायराई. सल्काई और गायराई क्या है कि ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स की फोल्डिंग्स होती हैं, दीज आर दी फोल्डिंग्स, तो ये सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं, इंक्रीज़ करती हैं. तो मैमल्स का ये जो है इस सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है. किस वजह से? इसमें बहुत ज़्यादा मोर सल्काई एंड गायराई हैं. गायराई क्या होते हैं कि ये जो फोल्डिंग्स बनती हैं तो इनके अंदर जो बम्प्स हैं या हाइटेड थोड़ा सा रीजन होगा वो गायराई कहलाता है. और ये जो लाइंस दरमियान में इनके दरमियान में है, ये यहाँ पर इस तरह से, और ये सब, तो ये जो डिप्रेशंस हैं और ये जो ग्रूव्स हैं ये क्या कहलाते हैं? सल्काई. तो ये डिप्रेशंस और ये कुछ हाइटेड, ये इनका हिल्स लाइक स्ट्रक्चर गायराई, ये मिलकर जो है वो सरफेस एरिया सेरेब्रल कॉर्टेक्स का बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं. ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि कन्वोल्यूशंस बहुत ज़्यादा है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में. तो सरफेस एरिया इंक्रीज़ किया है जिसकी वजह से ब्रेन साइज इंक्रीज़ किया है मैमल्स ने. फॉर एग्जांपल, अ रैट कॉर्टेक्स is very smooth with very few sulci and gyri. Cat and sheep cortexes have more sulci and gyri. ठीक है, ये अगर हम देखें रैट के अंदर, रैट का जो कॉर्टेक्स है, ये यहाँ पर आप डिफरेंट मैमल्स की कैटेगरीज देख सकते हैं. ह्यूमन है, रैट है, कैट ब्रेन है, चिंपैंजी, डॉल्फिन. तो इन सब का देखें तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा ये कॉर्टेक्स जो है बहुत ज़्यादा इसमें कन्वोल्यूशंस हैं.
और इनका कंपैरिजन भी किया जा सकता है कि रैट का अगर हम देखें तो इसके अंदर इतना सरफेस एरिया इंक्रीज नहीं है, लेकिन जब हम कैट को देखते हैं तो उसके अंदर ये सल्काई एंड गायराई मतलब ये डिप्रेशंस और सेरेब्रल कॉर्टेक्स इंक्रीज कर रहा है सरफेस एरिया। और जब हम मैमल्स पे इनके प्राइमेट्स में आ जाएंगे, ह्यूमंस को देखेंगे तो ये हाईली एडवांस्ड है एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स। तो इसमें सबसे ज़्यादा कन्वोल्यूशंस हैं, डॉल्फिन्स में इसका ब्रेन आप देख सकते हैं। तो इस तरह ये जो एवोल्यूशन है ब्रेन साइज़ के अंदर, ये जो है वो प्राइमेट्स को और मैमल्स को स्पेशली इनके सोशल बिहेवियर को और इंटेलिजेंसी को बहुत ज़्यादा शार्प किया है इसने, और ये एडवांस्ड एनिमल्स कहलाते हैं ड्यू टू दिस एवोल्यूशन इन देयर ब्रेन। चिंपैंजीज, ह्यूमंस एंड डॉल्फिन्स हैव इवन मोर। अब रैट और कैट के अगर हम कंपेयर करें प्राइमेट्स के साथ, चिंपैंजीज, ह्यूमंस और ये डॉल्फिन्स में, तो इनका साइज़ इंक्रीज़ किया है। तो इस तरह से ब्रेन साइज़ के इंक्रीज़ होने के साथ साथ जो है वो एनिमल्स बहुत ज़्यादा, मैमल स्पेशली एडवांस्ड हो गए ड्यू टू देयर इंक्रीज्ड साइज इन ब्रेन सरफेस एरिया।